अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की नॉवल स्टडी कर रहे हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस। इसके अंदर मैं सारी एक्सरसाइज भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी और इसकी समरी भी हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, क्योंकि नॉवल बहुत बड़ी है तो अभी तक बहुत सारे बच्चों ने रीड नहीं की होगी या रीडिंग शुरू भी नहीं की होगी। तो फिर समराइज हम इस तरह करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज आर बिल्डिंग ऑन सोरम कमिंग ऑफ एज नॉवल। ठीक है, बिल्डिंग ऑन सोरम जिसको कहते हैं कमिंग ऑफ एज, यानी जब बढ़ता है इंसान, बच्चे से बड़ा हो रहा होता है, बड़ी की ज़िंदगी में जा रहा होता है, तो उसको कमिंग ऑफ एज नॉवल कहते हैं। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस ने इसको लिखी है। स्टोरी सुनाता है फिलिप पिप यानी पिप नाम के एक बच्चे की, जो कि अनाथ होता है, तो बहुत ही मासूमियत से बड़ा होता है और पूरी मेच्योरिटी रीच करता है। इसके अंदर पूरी ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी लेसन सीखता है, जिसके अंदर है एम्बिशन, लव, सोशल क्लास, रिवेंज एंड मोरल इंटेग्रिटी। ठीक है, मेन कीवर्ड जो हैं वो आपने याद करने ज़रूरी होते हैं हर नॉवल हर स्टोरी के, और आपने उसी से उसको रेफ़र करना होता है। एग्ज़ाम में आप ऐसे नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से कोई सिनोनिम या कोई और वर्ड आपने इसमें यूज़ कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास प्लॉट की समरी है, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 3 हमारे पास वैसे दी हुई है बुक में, उसी को मैंने थोड़ा समराइज़ करके इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली पार्ट 1 में क्या होता है, पिप ग्रोज अप एज एन ऑर्फन अंडर द केयर ऑफ हिज सिस्टर। पिप बड़ा होता है, उसकी बहन उसको पालती है। ठीक है, और क्या नाम है उसकी बहन का, मिसेस जो ग्रेगर, और उसका और इनके जो ब्रदर इन लॉ होते हैं, इनके जो हस्बैंड होते हैं उनकी वाइफ के, जो वो उनका नाम है। अच्छा, while visiting his parents' grave in the marshes, he encounters an escaped convict. पिप एक दिन अपने अम्मी अब्बू अपने माँ बाप की कब्र पे जाता है, तो वहाँ पे उसको एक कॉन्विक्ट मिलता है। कॉन्विक्ट बेसिकली एक प्रिजनर को कहते हैं। ठीक है, वहाँ से प्रिजनर एक जो जेल से भाग गया है वो मिलता है, उसका नाम है मैगविच। ठीक है, अब क्या करता है ये मैगविच की मदद करता है उसको खाना चोरी कर करके देके और एक फाइल चोरी करके देके। फिर क्या होगा, मिप पिप जो है इनवाइट किया जाता है सेटिस हाउस में बाय एसेंट्रिक एंड वेल्दी मिस हैप्शेम। हैप्शेम नाम की एक औरत होती है, वो उसको अपने घर में इनवाइट करती है। पार्ट 1 की ये छोटी सी समरी इसमें बता रहे हैं। ठीक है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपके जो सिलेबस में आपकी बुक में शामिल है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है कि इतनी लंबी रीडिंग है हमसे नहीं हो रही है, तो मैं आपको ऑडियो बुक की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो यूट्यूब पर मौजूद होगी। आप बेसिकली उसको प्ले करो और सुनते चले जाओ स्टोरी। अच्छा, मिस हेवनशैम जहाँ रहती थी वहाँ पे उसको एक बच्ची मिलती है जिसका नाम है एस्टेला। एस्टेला एक वार्ड है मिस हेवनशैम की। वार्ड बेसिकली अडॉप्टेड बच्ची है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ड जो स्टोरी में यूज होता है वो वार्ड का होता है, अडॉप्टेड बच्ची का नहीं होता। तो आपने जो वर्ड यूज़ करोगे वो वार्ड का होगा। ठीक है, अब एस्टेला जो है पिप को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है। बोलती है भाई तुम तो बहुत ही सादा ज़िंदगी से आए हो, तुम बहुत ही नीचे की क्लास के हो, और इस तरीके से उसको शैम करती है काफ़ी हद तक। उसको अशेम फील करवाती है कि भाई उसका ओरिजिन बहुत सिंपल सा है। पिप बिकम्स जोस अप्रेंटिस एज अ ब्लैक स्मिथ। अच्छा, जो है उसका अप्रेंटिस बन जाता है, यानी उसके लिए काम करता शागिर्द बन जाता है उसका। ठीक है, उसके लिए काम करने लग जाता है, कैसे, ब्लैक स्मिथ पे। ब्लैक स्मिथ की ज़िंदगी गुजारने लग जाता है उसके साथ। बट ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ जेंटलमैन आफ्टर मीटिंग एस्टेला एंड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मिस हैवरशैम। तो मिस हैवरशैम और एस्टेला से मिलने के बाद वो ये ख्वाब देखने लग जाता है कि वो एक जेंटलमैन बनेगा बड़ा होके, ऐसी ज़िंदगी से बाहर आ जाएगा जिसमें वो आम इंसान है। ठीक है, अब पार्ट 2 शुरू हो जाता है। पार्ट 2 में आपको पार्ट 2 का टाइटल होता है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। उसके अंदर मिस्टर जैगर्स एक लंदन लॉयर है, वो इन्फॉर्म करता है पिप को कि उसका एक सीक्रेट बेनिफैक्टर है, यानी कोई एक सीक्रेट उसका दोस्त है जो उसको फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, जिसने उसको बहुत सारे फंड्स यानी बहुत सारे पैसे भेजे हैं, जिससे वो अपनी एजुकेशन कर सकता है और अपने आप को एक जेंटलमैन के तौर पे पेश कर सकता है। पिप सोचता है कि शायद ये मिस हैवरशैम है जो उसको इस तरीके से तैयार कर रही है कि वो अमीर हो जाए, बेटर हो जाए ज़िंदगी में, ताकि वो इवेंचुअली एस्टेरा से शादी कर ले और लंदन मूव हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हर्बर्ट पॉकेट नाम का एक इंसान होता है जिसके साथ वो दोस्ती कर लेता है। हर्बर्ट पॉकेट उसको बताता है और सिखाता है कि किस तरीके से लग्जरी लाइफस्टाइल, जेंटलमैन का लाइफस्टाइल जीते हैं, क्या होता है जेंटलमैन होना और किस तरीके से वो बिहेव करेगा और किस तरीके से रहेगा तो वो जेंटलमैन लगेगा। अब पे अपना नया लाइफस्टाइल बहुत इंजॉय करने लग जाता है कि वाओ, मैं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी में जी रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा जेंटलमैन हूँ और ये सब कुछ। और जो जो उसकी बहनोई है और उसकी जो बहन है उनसे वो दूर होने लग जाता है, बिबड़ी और जो से दूर होने लग जाता है।
हिज प्राइड ब्लाइंड्स हिम टू द वैल्यू ऑफ लॉयल्टी एंड ह्यूमिलिटी, यानी उसके अंदर जो घरूर पैदा हो जाता है उससे वो नज़रअंदाज करने लग जाता है कि लॉयल्टी कितनी ज़रूरी है, और हम ह्यूमिलिटी यानी सादा ज़िंदगी गुजारना और आपके आसपास ऐसे लोग हों जो इस पर आप डिपेंड कर सकें। अब आपके पास पार्ट 3 आ जाता है। पार्ट 3 का नाम होता है ट्रूथ एंड रिडेम्पशन। ट्रूथ में उसको पता चलता है कि उसका जो बेनिफेक्टर है वो के मिस हैवर्शन नहीं है बल्कि मैगविच है। मैगविच वो कैदी जिसको उसने भागने में मदद की थी, खाना चुरा के दिया था। अब जब ये बच्चा था तो उसने उसकी मदद की। अब वो इतना शर्मिंदा होता है ये बात जान के, और इतनी उसके दिमाग में जो ख्याली पुलाव चल रहे होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं एकदम से, कि ये तो वो कैदी है जिसकी मैंने मदद की थी, वो औरत नहीं जिसकी मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि भाई वो तुझे अपनी बेटी से शादी कराएगी। तो पिप डिसाइड्स टू हेल्प मैगविच एस्केप फ्रॉम द लॉ। अब उसको जब पता चल जाता है कि भाई मैगविच ने दिया था तो मैगविच उसको दोबारा मिल जाता है। अब दोबारा पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई होती है, तो पिप उसको मदद करता है कि दोबारा से लॉ से बच के भागे, कानून से बच के भागे। ठीक है, उसी दौरान एक आग लगती है जिसके अंदर मिस हेवरशैम मर जाती है। रिग्रेटिंग हर बिटरनेस एंड रिवेंज, एस्टेला मैरीज बेंटली ड्रम्बल। बेंटली ड्रम्बल एक अलग आदमी होता है, एक अलग कैरेक्टर है इसके अंदर लड़के का, जिसमें दिखाते हैं कि वो एस्टेला से शादी कर लेता है। लेटर सफर्स हार्ट ब्रेक, लेकिन फिर बाद में एस्टेला बहुत पछताती है कि भाई मैंने शादी क्यों कर ली, क्योंकि वो बहुत क्रूर किस्म का आदमी होता है और उसको अच्छे तरीके से नहीं रखता। मैगविच इज कैप्चर्ड एंड डाइज, मैगविच पकड़ा जाता है कानून की से और फिर वो भी मर जाता है। कंटेंट दैट पिप वैल्यूज हिम फॉर हिज सेक्रीफाइस, पिप बहुत वैल्यू करता है उसके सेक्रीफाइस को कि किस तरह उसने उसको पैसे दिया, किस तरह उसको बताने आया है कि मैं था, और ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यू करता है कि भाई उसने याद रखा मुझे। मैगविच को जब ये छुड़ा देता है तो मैगविच ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाके वो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो वो पैसे इसने पिप को भेजे होते हैं कि ये एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर ले और किसी जेंटलमैन की ज़िंदगी गुजार ले। ठीक है, अब पिप लूजेस हिज फॉर्च्यून एंड रिटर्न्स होम हम्बल्ड। अब पिप के पास भी सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, खाए पैसे वो खत्म हो चुकते हैं उसके पास, तो वो वापस आ जाता है अपने उसी घर में जहाँ पे वो पड़ा था अपनी बहन और बहनोई के साथ। फिर वो वापस दोस्ती करता है जॉन बिबड़ी के साथ और फिर लर्न करता है यानी मानता है, समझता है कि ट्रू जेनरिटी कम्स फ्रॉम इंटेग्रिटी एंड काइंडनेस नॉट वेल्थ एंड क्लास। यानी ये इसमें बताता है कि भाई पैसा कितना भी हो इंसान के पास या उसकी क्लास कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके अंदर इंटेग्रिटी और काइंडनेस होनी चाहिए, अच्छा दिल होना चाहिए आपके अंदर और साफ़ सुथरे आपके अखलाक होने चाहिए। आखिर में पिप एस्ट्रेला से दोबारा मिलते हैं बहुत सालों बाद, लेकिन वो सिर्फ दोस्त बन के एक दूसरे से मिलते हैं, दो बातें करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, कभी और किसी और तरीके से ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं करते। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये पूरी स्टोरी है, ये मैंने समराइज करके बहुत स्मॉल करके बताया, लेकिन मेन आइडियाज़ इसके सारे ही हैं। एक और बार कहूँगी आप लोग ज़रूर जाके पूरी नॉवेल्स को रीड करें, वरना आप उसकी ऑडियो बुक भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, मेजर थीम्स क्या हैं इस नॉवल की? एम्बिशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, social class and mobility, revenge and forgiveness, true genuinity, love, loyalty and redemption. अब moral of the story जैसे होता है वैसे ही moral of the novel है। Great Expectations teaches that true worth lies in moral character, humility, kindness and forgiveness rather than wealth or social status. social status मायने नहीं लगता, पैसे भी मायने लगते जब तक आपके moral character, अखलाकियात आपकी अच्छी ना हो। Pride and revenge led to misery, but compassion and self-awareness led to growth and peace. जब आपके पास ज़्यादा अनाद डेवलप हो जाती है, जब आपके पास ज़्यादा ऐसी चाहत होती है कि भाई हम किसी से बदले लें जाके, तो वो सिर्फ आपको मिजरेबल बनाती है, आपको बदतर बना देती है इंसान को ज़िंदगी में। लेकिन अगर कंपैशन हो के माफ़ करने की एबिलिटी हो, उसका एहसास हो कि क्या मैं सही और गलत कर रहा हूँ, तो वो फिर आगे बढ़ता है और खुश इखलाक ज़िंदगी गुजारता है। ठीक है, चलो हमारे पास जो बुक के अंदर अब एक्सरसाइज है वो सारे सॉल्व करके मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज हमारे पास है कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। वर्ड था एस्टॉनिशमेंट, मीनिंग हुई उसकी ग्रेट सरप्राइज एंड अमेजमेंट। रिलक्टेंट, अनविलिंगनेस और हेजिटेंस टू डू समथिंग। कंटेम्पशियस, showing strong disrespect or hatred. Apprehension, fear, anxiety or uneasy expectation. Disdain, feeling of strong dislike, scorn or lack of respect. Conspirator, a person who secretly plans with others to do something unlawful or harmful. Expectation, a strong belief or hope that something will happen. Apprenticeship, a period of learning or trade or a skill under a skilled person. Melancholy, deep sadness or gloomy feeling. Miserable,
very unhappy, uncomfortable, or wrenched. Desperation, a state of hopelessness leading to reckless action. Misfortune, bad luck, or an unfortunate event. Incomprehensible, something that cannot be understood. Reputation, the general opinion people have about someone or something. Insatiable, impossible to satisfy, always wanting more. अब सेकंड एक्सरसाइज में आपको बोला जाता है कि चूज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये मैंने सॉल्व तो बेशक कर दिए हैं, लेकिन आपको ज़रूर एक बार रिकमेंड करूँगी कि आप चैप्टर को अच्छे से रीड करें, ताकि एक एक चैप्टर में से अगर ज़रा ज़रा सी कोई भी एमसीक्यू आता है तो आपको पता हो कि ये लाइन किसने बोली थी, इस बात का मतलब क्या था, किसने किसकी मदद की थी, कहाँ से उसकी मदद की थी। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले का जवाब था मार्शेस, दूसरे का है फूड एंड फाइल, तीसरे का है ब्रेड ऑफ पीस, अब पीस ऑफ ब्रेड, चौथे का है वार्निंग अबाउट एस्केप कॉन्विक्ट्स, पांचवे का है promises to bring a file and food, it is badly bruised, satist house with disdain, he feels ashamed of his commonness and low status, he made up a story, Mr. Joe, lies are never justified, play young gentleman, he shakes Pip's hand, dissatisfied, Orlick, Mr. Jaggers, a gentleman, London, he is sad but supportive, Herbert Pocket, पिप का रूममेट होता है, जब वो लंदन में जाके रहता है तो पिप, हर्बर्ट पॉकेट पिप का रूममेट होता है जो उसको सिखाता है कि किस तरीके से जेंटलमैन बनना है। हाउ टू बिहेव लाइक अ जेंटलमैन, हेल्प हिम एस्केप लंदन, शी इज बर्न्ड इन अ फायर, दैट बीइंग अ जेंटलमैन इज अबाउट कैरेक्टर नॉट मनी। जेंटलमैन होना सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास पैसे हों, आपका कैरेक्टर एक अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे अखलाक रखने चाहिए। शी इज मैरिंग बेंटली ड्रम्बल, हर्बर्ट एंड स्टारटॉप, मैगविच इज कैप्चर्ड, काइंडनेस एंड इंटेग्रिटी मैटर मोर देन क्लास स्टेटस। अच्छा जी, इसमें एक बात और बताती चलूँ, इस पूरी नॉवल में आपके पास 18 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, 18 कैरेक्टर्स हैं जो उसमें आए हैं, कुछ मेन हैं तो कुछ साइड कैरेक्टर्स हैं। उनके बारे में भी आप छोटी सी एक एक वन लाइन डिटेल पढ़ सकते हैं अपनी बुक खोल के। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की थोड़ी सी ना कैरेक्टर स्केच भी लिख दी है, क्योंकि हमारे पास पिछले दफ़ा जो पेपर होते थे पहले, उसमें कैरेक्टर स्केच भी आती थी कैरेक्टर्स की, लेकिन अभी हमारे पास चेंज हो गया और 1 एक्ट 2 प्लेट चले गई है हमारे पास से, तो हो सकता है कैरेक्टर स्केच आए, हो सकता है कैरेक्टर स्केच ना आए। अब 1-2 महीने के अंदर हमारा एक नया मॉडल पेपर आएगा 2026 के लिए, 2025 का तो रिड्यूस सिलेबस पे था, अब नए साल के लिए नया मॉडल पेपर आएगा, तो उसमें थोड़ा पैटर्न चेंज करके बताया जाएगा हमें कि किस किस्म के सवाल आएंगे। जब तक हमें नहीं पता तब तक हम हर चैप्टर के एंड में जो दी गई एक्सरसाइज है उसको एज इट इज़ सॉल्व करें। अच्छा, हमारे पास था ये डायलॉग कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर डायलॉग दिया हुआ है एक तरह और दूसरी तरफ दिया हुआ है कि भाई कौन से कैरेक्टर ने बोला है, तीसरी तरफ दिया हुआ है कॉन्टेक्स्ट क्या मतलब क्या है, क्या बोलना क्या चाह रहा था वो। आई वॉन्ट टू बी अ जेंटलमैन, पिप कहता है, क्या मतलब, पिप एक्सप्रेसेस हिज एम्बिशन, ये अपना स्ट्रॉन्ग इरादा बताता है कि भाई वो अपना कॉमन बैकग्राउंड छोड़ के सोसाइटी की नज़रों में राइज करना चाहता है, ज़्यादा हाई क्लास बनना चाहता है। एवर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स पिप, ये कहता है हर्बर्ट पॉकेट रीअश्योर्स करता है पिप को कि उसकी दोस्ती जो है वो हमेशा लास्ट करेगी, डिस्पाइट कि वो किस भी ज़िंदगी में गुजारे, चाहे वो हाई क्लास हो या लो क्लास हो या कुछ भी हो, अमीर हो गरीब हो, नहीं फ़र्क पड़ता उसको। इफ़ इट weren't फॉर मी यूड हैव बिन इन द चर्च यार्ड लॉन्ग अगो, मैगविच कहता है ये। मैगविच याद दिलाता है पिप को कि उसने कैसे पिप की ज़िंदगी बचाई, कैसे उसको ना मार के, जब वो आप चर्च यार्ड में उसको मिला था उस दिन, तो वो उसको मार भी सकता है, लेकिन उसने उसकी ज़िंदगी बचा ली, और फिर उसके बाद में उसका सीक्रेट बेनिफैक्टर भी वही बनता है। अगला है ब्रेक देयर हार्ट बाय प्राइड एंड होप, मिस हेवरशैम बोलती हैं ये मिस हेवरशैम स्टेला को बोलती हैं टू टेक रिवेंज ऑन मैन फॉर हर ओन ब्रोकन हार्ट। अच्छा, मिस हेवरशैम की स्टोरी ये होती है असल में कि जिस दिन उनकी शादी होती है उसी दिन दूल्हा उनको छोड़ के भाग जाता है, तो उसकी जो शेम उनको फील होती है और उसकी जो बदले की आग उनमें उठती है, वो कहती हैं कि हर आदमी को मैं बुरा ट्रीट करूँगी और एस्टेला और एक बच्ची को पालूंगी जिसका नाम स्टेला है, उसको पाल के मैं इस तरह सिखाऊंगी कि हर आदमी से वो बदला ले, मेरी जो बदनामी हुई, मेरा जो दिल टूटा, उसका सारा बदला मैं इस लड़की से ले पाऊंगी। यू ब्रॉट मी अप बाय हैंड बट आई वॉज मेड बाय जेंटलमैन, टिप पिप टू जो, पिप बोलता है जो को कि हाँ तुमने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, यानी यू ब्रॉट मी अप बाय हैंड, इसका मतलब तुमने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, बट आई वॉज मेड बाय
बाय जेंटलमैन, लेकिन कह रहा है कि मैं जो बना हूँ जिंदगी में वो एक जेंटलमैन से बना। Pip speaks ardently to Joe, forgetting his humble origin after gaining wealth and status. Take nothing on appearance, there's no better rule. मिस्टर जैगर्स ये बोलता है, मिस्टर जैगर्स बताता है कि जज करो लोगों को सिवाय उनके अपीयरेंस के, ठीक है, यानी उनका जो बिहेवियर है उससे भी जज करो। ये नहीं कि उन्होंने कपड़े क्या पहने, ये नहीं कि वो दिख किस तरीके से रहे। अच्छा ये क्या है, अगला है आई होप वी कैन बी गुड फ्रेंड्स, बिब्डी कहती है। बिब्डी शोज काइंडनेस टू पिप एंड एक्सप्रेस हर विश फॉर अ जेन्युइन फ्रेंडशिप। डोंट बी सो प्राउड पिप, इट्स नॉट गुड फॉर यू, जो ग्रेगर कहता है। जो ग्रेंटली एडवाइस पिप नॉट टू लेट प्राइड डिस्टेंस हिम फ्रॉम हिज ट्रू वैल्यूज एंड सिंपल लाइफ। जो उसको समझाने की कोशिश करता है कि अपनी जो हम्बल लाइफ आप गुजार रहे हो उसको छोड़ के ना भागो और अपनी अना को इतना ज़्यादा ना आगे बढ़ने दो। अच्छा जब एक्सरसाइज 4 में आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स में आप देख लें, मैं रीड आउट नहीं कर रही इस पूरे को। सबसे पहले तो ये पूछा, डज पिप फील नर्वस और एक्साइटेड अबाउट अकम्पनिंग द सोल्जर्स ऑन द कॉन्विक्ट सर्च। जितने क्वेश्चन आंसर्स इसमें मौजूद हैं सारे के सारे आप याद करें, क्योंकि इसमें से लाजमी क्वेश्चन आंसर्स तो आते ही हैं आपके पेपर में। तो जो कोई इसमें 10 ईयर का तस्वुर नहीं है कि 10 ईयर में जो सवाल आए होंगे हम बोले लें, क्योंकि ये न्यू चैप्टर्स हैं। जो न्यू चैप्टर्स हैं उनमें फिर आप 10 ईयर को छोड़ दें, आप ग्रामर वाइज सोच सकते हैं, लेकिन अदरवाइज क्वेश्चन आंसर्स वाइज तो जो आपके चैप्टर के बैक में दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने वही याद करने हैं पक्के पक्के। छोटे छोटे होते हैं, इंग्लिश के हमेशा 2-2 लाइन के होते हैं। पूरे 14 के 14 यहाँ पे सॉल्व हैं। अच्छा इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अच्छा 5 है एक्सरसाइज नंबर, उसके अंदर है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कौन सा इवेंट पहले हुआ फिर दूसरा हुआ फिर तीसरा हुआ, ऐसे लाइन वाइज अपने करके बताना है। यहाँ पे मैंने पहले इसी जैसा होता सारे यहाँ पे नंबरिंग कर दी है। अच्छा शॉर्ट नोट्स था अगला, कि उसमें आपको टाइटल दी हुई है, उसके ऊपर आपने एक छोटा सा 5 से 10 लाइनें कुछ लिखनी है। पिप्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, ठीक है, जैसे वो बड़ा हुआ, बड़े से बचपन से वो बड़ा हुआ, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है पूरी आपने वो डिस्क्राइब करनी है, लेकिन एक छोटे से नोट के तौर पर लिखना है। जैसे आप 9th क्लास में थे तो आपके पास आता था शॉर्ट नोट और मोइंजोदाड़ो और ऐसे टाइप टॉपिक्स आते थे, तो उसी तरह आपके पास इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट है। Pip begins as an innocent, humble orphan living with his sister and Joe. His encounter with Magwitch and Stella shapes his ambition. ये मैंने शॉर्ट नोट अपने पास से लिखा है, लेकिन अगर आप चाहो तो उसको एडिट भी कर सकते हो। काफ़ी इजी वर्डिंग्स मैंने यूज़ किए, सारा डिफिकल्ट नहीं यूज़ की, लेकिन जो मेन वर्ड्स और कैरेक्टर्स का नाम है वो ज़रूर मेंशन करना है अपने शॉर्ट नोट में। ये नहीं कि आप सोचें मैं उन वर्ड्स में कोई भी अपनी तरफ से कहानी लिखूँ। कैरेक्टर्स के नाम नहीं चेंज कर सकते आप, मेन जो मोरल ऑफ स्टोरीज और मेन वर्ड जो इसमें यूज है वो नहीं चेंज कर सकते। उसके अलावा बाकी आप आगे पीछे जैसे भी कर लो, ठीक है, उस तरह से आप नोट्स बना सकते हो। थीम ऑफ रिवेंज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, किसी क्या मुराद है आप उसमें ये बताओगे। भाई रिवेंज तो सेंट्रल है नॉवल पे, नॉवल पे बताते हैं मेन चीज़ रिवेंज के बारे में, जो कि मिस हैवर्शम के नज़रिए से दिखा रहे होते हैं। मीनिंग ऑफ ट्रू जनरली इन द नॉवल, अब इसमें बताते हैं जनरली किस तरीके से होती है, उसको आप कैरेक्टर काइंडनेस एंड मोरल इंटीग्रिटी से लेते हैं, सोशल रैंक या वेल्थ से नहीं। सोशल क्लास का जो रोल था पिप की जर्नी में वो क्या था। 7 में हमने बताया एलिमेंट्स ऑफ नॉवल इन द लाइट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले तो प्लॉट क्या है, कमिंग ऑफ एज दिखाते हैं और उससे दिखाते हैं कि उसको बेनिफिक्टर मिलता है और वो दोस्ती दूसरे लोगों से करने लग जाता है, अपनी क्लास अबव करने की कोशिश करता है। कैरेक्टर्स, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स लिस्ट किए हैं, असल में तो उसमें 18 हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 5 मेन कैरेक्टर्स किए हैं। पिप, जो ग्रेगरी, मिस हैवर्शम, एस्टेला और मैगविच। वैसे उसका दोस्त भी एक मेन कैरेक्टर ही है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें इनके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व कर रही होती है। डायलॉग किस किस्म के हैं, अच्छा नॉवल जो होती है, नॉवल के अंदर आपने मल्टीपल चीज़ें दी हुई होती है। एक तो उसका प्लॉट क्या है, कैरेक्टर्स कौन से हैं, यानी प्लॉट यानी मेन स्टोरी क्या है, कैरेक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, डायलॉग किस किस्म में दिए हुए हैं, ठीक है। आप कोई एक तो होता है, बहुत कुछ स्टोरीज होती हैं उसमें बेसिक बेसिक वर्ड्स यूज किए होते हैं, एक होती है जिसमें बहुत इन डेप्थ बातें की गई होती हैं, इस तरीके से कि डायलॉग से आप सामने वाले की एजुकेशन लेवल, सामने वाले का बिहेवियर और सामने वाले की एबिलिटी कि वो किस तमीज़ से बात कर रहा है, किस तमीज़ से बात नहीं कर रहा, वो सारी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अब सेटिंग बेसिकली उसको कहते हैं कि कौन सी लोकेशन पे दिखा रहे हैं, कहाँ दिखा रहे हैं, कि इसको आप इंग्लैंड में दिखा रहे हैं, अमेरिका में दिखा रहे हैं, पाकिस्तान में दिखा रहे हैं, कौन सी मुल्क में दिखा रहे हैं, कौन सी जगह दिखा रहे हैं, कौन से गाँव में दिखा रहे हैं, तो वो उसकी सेटिंग कहलाएगी।
अच्छा, मैसेज क्या बता रहे होते हैं? मैसेज बता रहे हैं कि भाई ट्रू जेंटली लाइज इन मोरल इंटेग्रिटी, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, नॉट वेल्थ और स्टेटस। जो हाईलाइट हुए हैं वो मेन पॉइंट्स। फिर मैंने एक ना रिविजन शीट बनाई है आप लोगों के लिए, जिसमें चैप्टर वाइज मैंने समरी दी है। बेसिकली ये जो नॉवल है तो चैप्टर वाइज है। आपके पास बुक में ऐसे आई हुई है कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके, लेकिन चैप्टर वाइज ही हमें ब्रेक डाउन आना चाहिए। तो छोटी छोटी सी समरी मैंने यहाँ पे बना दी कि भाई एक लाइन की ये हुआ यहाँ पे इसको पता चला, फिर उस चैप्टर में उसको ये पता चला। ये सारी 1 लाइन से बनाए हैं, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी रीड ज़रूर कर लें, स्पेशली जब एग्जाम होने वाले हो। मेन कैरेक्टर्स दोबारा रिपीट कर दिए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट थीम्स दोबारा यही है। अच्छा, कोट और मीनिंग, कुछ कोट्स दिए हुए हैं, उनकी मीनिंग क्या है वो भी मैंने बता दी, जो कोट्स इसके अंदर यानी सेंटेंसेस वर्ड्स बोले गए। की मोरल लेसन्स क्या थे, टाइमलाइन क्या थी कि पहले किसको कहाँ मिला, वो सारे यहाँ पे पॉइंट्स में ही बना दी। अच्छा, कैरेक्टर स्केच होता था हमारे पास, तो मैंने इसके भी थोड़े से छोटे से कैरेक्टर स्केच तैयार करे हैं, ताकि आपको इन डेप्थ समझ में आए कौन सा कैरेक्टर किस तरीके से क्या बयान कर रहा था। पिप कौन है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, स्टोरी के अंदर उसका रोल क्या है, किस तरह वो डेवलप होता है, और की ट्राइट्स क्या हैं। यानी अगर आप उसको डिफाइन करो भाई किस किस्म के ट्राइट्स रखता है वो बच्चा, तो उसमें आप क्या क्या वर्ड्स बोलोगे। इसी तरह जो ग्रेगर का भी बनाया है, मिस हेफरशैम, एस्टेला, इन सब के बना दिए, 7 तक के, मिस्टर जैगर्स तक के बना दिए। ठीक है, अब